ओके, वॉइस क्लियर आ रही है तुम लोगों को? जी सर। ओके, 1 मिनट वेट करते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? ओके, तो स्टार्ट कर रहे हैं हम इरिगेशन इंजीनियरिंग। जब तक बाकी लोग ज्वाइन करते हैं तब तक सिलेबस देख लेते हैं, ठीक है? तो न्यू सब्जेक्ट है आपका इरिगेशन इंजीनियरिंग। ओके, तो पहले सिलेबस देख लेते हैं, क्या क्या हम इसमें पढ़ेंगे, क्या क्या चैप्टर रहेंगे, ठीक है, और किस यूनिट में से सबसे ज़्यादा आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है आपका वो रहेगा इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन किसका? इरिगेशन का। इरिगेशन होता क्या है, कितने टाइप का आपका इरिगेशन है, टेक्निक्स कौन कौन सी हैं, ठीक है? इरिगेशन से आपको क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। तो टेक्निक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आपके बनते हैं। तो जब मैं टेक्निक बताऊंगा कि ड्रिप इरिगेशन क्या है आपका, फ्यूरो इरिगेशन क्या है, फ्लड इरिगेशन क्या है, बेसिन इरिगेशन क्या है, कहाँ पे यूज होंगे, वो सारी एक चीजें पता होनी चाहिए। सेकंड जो मोस्ट जो ज़्यादा जो कवर किया जाता है फर्स्ट यूनिट में, एक क्वालिटी क्वालिटी ऑफ इरिगेशन वाटर कैसी होनी चाहिए आपकी, उन सब चीज़ों के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। वहां से भी काफ़ी क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट रहेगा इंट्रोडक्शन, और इसके साथ हम इसमें देखेंगे टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन। टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ इरिगेशन एक तो आपका ए और जे दोनों के हिसाब से ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड चैप्टर जो आपका रहेगा वो रहेगा सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप। सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप, जैसे तुम्हें वर्ड से समझ में नहीं आ रहा होगा कि सॉइल और वाटर का क्या रिलेशनशिप है, यानी कि मतलब पर्टिकुलर किस सॉइल में हमें कितना वाटर सप्लाई करना पड़ेगा, उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। साथ के साथ ये भी जानेंगे कि सपोज आपको बोला है कि आपके सॉइल के अंदर मॉइस्चर कंटेंट परसेंटेज में इतना है, और हमने इस मॉइस्चर को कुछ और परसेंटेज इंक्रीज कर दिया है, तो आपने कितना पानी डेप्थ जो है आपने इरिगेशन लैंड के मतलब अपने लैंड के ऊपर सप्लाई किया है। तो उसमें डेप्थ निकालने को कई बार क्वेश्चन आता है, आपका कैपिलरी वाटर क्या होता है, ग्रेविटी वाटर क्या होता है, ये सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। और यहाँ से भी काफी क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो जो थर्ड यूनिट आती है वो आता है आपका वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, तो यहाँ पे सिंपल सी बात हम देखेंगे डेल्टा और ड्यूटी के बारे में। डेल्टा मतलब होता है कि भाई कितना पानी चाहिए, किस पर्टिकुलर क्रॉप को कितना पानी चाहिए। मतलब मुझे अगर खेत के अंदर पानी देना है, जो हमारा लैंड है एग्रीकल्चर लैंड, उसके अंदर वाटर देना है, तो कितना पानी देना चाहिए। ड्यूटी कैसे होगी अलग अलग लैंड की, वो सारी चीजों के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम एफिशिएंसीज के बारे में भी देखते हैं, बहुत सारी चीजें देखते हैं। ये तीनों ही चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। लगभग 60% जो आपका क्वेश्चंस रहेंगे वो इन तीन चैप्टर से रहेंगे ज्यादातर, ठीक है। एई में कैनाल डिजाइन भी इंक्लूड हो जाता है, उसके बारे में भी हम देखेंगे अभी। फोर्थ चैप्टर जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग क्या है कि भाई आपके खेत के ऊपर पानी आ गया, अब ये वाटर लॉगिंग होता क्यों है, किस रीजन की वजह से होता है, कैसे हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं, वो सारी चीजें हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट चैप्टर आपका रहेगा कैनाल डिजाइन। तो कैनाल डिजाइन में यहाँ से भी काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं भाई, जैसे लेसी कैनेडी थ्योरी क्या है, लेसी थ्योरी क्या है, कैसे इसमें डिजाइन होता है कैनाल, सारी चीजें हम इसमें देखेंगे। तो कैनाल डिजाइन और कैनाल क्लासिफिकेशन काफी क्वेश्चंस रहते हैं। तो ये है आपका फिफ्थ चैप्टर। सिक्स चैप्टर आपका रहेगा कैनाल डाइवर्जन वर्क और सीपेज एनालिसिस एंड सीपेज एनालिसिस। अब देखो पानी को डाइवर्ट करने के लिए मतलब जनरली क्या होता है, किसी रिवर से अगर कैनाल को दूसरी तरफ भेजना है तो कैसे भेजेंगे,
वियर बना के, बैराज बना के। तो इसमें हम वियर के बारे में पढ़ेंगे, टाइप ऑफ वियर देखेंगे, बैराज देखेंगे, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। उसमें फिर सीपेज एनालिसिस के बारे में भी देखेंगे। तो सीपेज एनालिसिस में आपका लेंस थ्योरी, बिलाइस थ्योरी, खोसला थ्योरी, सारा कुछ इसी में हम देखने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट 7 चैप्टर आपका रहेगा कैनाल रेगुलेटरी वर्क। कैनाल रेगुलेटरी वर्क, तो ये कुछ काम है जैसे कैनाल फॉल, वाटर को किस तरीके से हम रेगुलेट कर सकते हैं, वो उसके लिए कैनाल रेगुलेटरी वर्क होता है। कैनाल के अंदर भी हो सकता है, रिवर के अंदर भी कुछ कुछ चीजें होती है जिनसे हम रेगुलेट करते हैं वाटर को, तो उसके लिए हम पढ़ेंगे ये वाला चैप्टर। नेक्स्ट आएगा क्रॉस ड्रेनेज वर्क, अब ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ये भी काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है वही। ठीक है, क्रॉस ड्रेनेज वर्क क्या होगा वो हम आगे देखेंगे। यानी क्रॉस ड्रेनेज वर्क में क्या होता है, सपोज आपका रिवर भी जा रही है, उसी के ऊपर से कैनाल भी जा रहा है, यानी दोनों एक ही जगह पे मीट कर रहे हैं, तो उस टाइम पे दोनों का पानी तो मिक्स हो जाएगा। तो उस टाइम पे हम क्या करते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको बोलते हैं क्रॉस ड्रेनेज वर्क, और यहाँ से काफी क्वेश्चन आते हैं, और अभी ये फेवरेट टॉपिक है क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट आएगा आपका डैम। डैम में हम ग्रेविटी डैम, थोड़ा बहुत अगर डैम के बारे में देखेंगे, एंड स्पिलवे, कितना टाइप का आपका स्पिलवे होता है वो सब देखेंगे। ठीक है, और जो 10th आपका लास्ट चैप्टर रहेगा वो रहेगा रिवर ट्रेनिंग वर्क। लास्ट चैप्टर जो आपका रहेगा वो रहेगा रिवर ट्रेनिंग वर्क। अब रिवर ट्रेनिंग वर्क क्या है, रिवर रिवर को, रिवर में जनरली क्या होता है, इस तरीके से मेंडरिंग हो जाती है, पढ़ेंगे हम आगे कि रिवर ऐसे मेंडर्स बनाती है। तो अगर यहाँ पे कोई लोग रह रहे हैं, इस जगह पे पर्टिकुलर जगह पे कोई लोग रह रहे हैं, तो उनको क्या होने वाली, प्रॉब्लम होने वाली, क्योंकि अगले दिन पानी यहाँ पे भी जा सकता है। तो इससे बचने के लिए हम कुछ ग्रोइंस, कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं जिससे वाटर ऑफ रिवर को कंट्रोल किया जाता है, उससे पर्टिकुलर एक पाथ में भेजा जाता है, जो कि तुम्हारे बराक रिवर में भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आपको देखने को मिल रही होगी। जैसे ही फ्लड आता है तो बराक रिवर में आसपास के जो एरियाज हैं उनमें पानी भर जाता है। तो मतलब उस पर्टिकुलर सिचुएशन में, फ्लडिंग सिचुएशन में किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, तो वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, अब इसके लिए जो रेफरेंस बुक है आपका, अगर आपको बुक पढ़नी है कोई भी रेफरेंस, सबसे बेस्ट रेफरेंस बुक है, रेफरेंस बुक वो है आपका एसके गर्ग। इन्वायरमेंट के लिए भी और इसके लिए एक इसका इरिगेशन है, वो भी बेस्ट बुक है। ऑल ओवर द वर्ल्ड ये बुक फॉलो किया जाता है। अगर आपको कुछ पढ़ना है, ज़्यादा डिटेल में पढ़ना है, वैसे कोई जरूरत नहीं होगी, जितना मैं पढ़ाऊंगा सफिशियंट है। ठीक है, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो एवरेज जो मिनिमम है वो आपका 6 मार्क्स तक भी चले जाता है, 11-12 मार्क्स तक। ठीक है, तो अगर वाटर डिपार्टमेंट कोई वाटर डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट हो या किसी में भी, उसमें ये भी ज्यादा पूछ लेता है। पर मैं एक रेंज दे रहा हूँ, एवरेज रेंज 10 क्वेश्चन काफी होते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट से। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है उनको जरा मैं मार्क कर देता हूँ। पहला काफी इंपॉर्टेंट है, तीसरा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कैनाल डिजाइन भी काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक, फिर आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क, ये 4 चैप्टर तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ नहीं पढ़े तो ये 4 चैप्टर तो पढ़ के ही जाना, आपका कम से कम 80% क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। फिर जो नेक्स्ट चैप्टर आता है वो आता है आपका सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। वाटर लॉगिंग से कभी कभार क्वेश्चन पूछ लेता है, कभी कभार नहीं पूछता है। अब आता है इसमें भी ये सी पे जाना, इसी से तो कभी क्वेश्चन बनता है, लेकिन आपका कभी कभार जो है डाइवर्जन वर्क से एक आधा क्वेश्चन रहता है कि वियर होगा, क्या होता है वियर, बैराज क्या होता है, उसमें फिश स्लाइडर क्या होता है, बहुत सारी चीजें, टर्मिनोलॉजी बहुत सारी है। ठीक है, बाकी सबका एक एक क्वेश्चन कभी पूछ लेता है, कभी किसी से पूछता है। तो बाकी सारा ये है। बाकी इंपॉर्टेंट जो आपके हैं वो ये 3 चैप्टर काफी, 4 चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है। पहला ये और ये क्रॉस ड्रेनेज वर्क, कैनाल डिजाइन, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, इंट्रोडक्शन, और इसको भी ले लो इसके साथ। ठीक है, ये चैप्टर्स आपके काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलो स्टार्ट करते हैं इरिगेशन। ठीक है, तो पहला चैप्टर है आपका
इंट्रोडक्शन, पहला चैप्टर है आपका इंट्रोडक्शन। पूरा नाम नहीं लिख रहा हूं मैं, टाइप्स एंड टेक्निक्स भी आप चाहो तो लिखना चाहते हो तो लिख लो। और पहली बात तो ये समझना है कि भाई इरिगेशन तो हम समझेंगे बाद में कि इरिगेशन होता क्या है। उससे पहले ये समझना है कि जरूरत क्यों है इरिगेशन की, ठीक है, क्यों मेरे को डेवलप करना पड़ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले देखते हैं नीड ऑफ इरिगेशन, नीड ऑफ इरिगेशन सिस्टम, ध्यान से समझना है इसको क्यों जरूरत पड़ रही है। और ये तुम रिलेट भी कर पाओगे काफी चीजों से जब जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे। देखो जनरली क्या है, अगर मैं अपना अर्थ को देखूं तो अर्थ कुछ इस तरीके से है, स्फेरिकल शेप, स्फेरिकल भी नहीं, ऑब्लेट है, थोड़ा पोल से दबा हुआ है, इक्वेटर से बड़ा है, पर हम उतना नहीं बनाएंगे, हम यहाँ सिंपल देख रहे हैं। तो ये आपका इक्वेटर है, ठीक है। तो जनरली आप जब सन की रेज देखोगे ना, तो सन की रेज इस तरीके से आती है, यहाँ से इस तरीके से। तो आप क्या देखते हो कि जो ये वाला पॉइंट, ये वाला यहाँ पे जो ये आपको दिख रहा है इक्वेटोरियल एक्सिस है, यहाँ पे सन की रेज डायरेक्ट पड़ रही है। तो इस पर्टिकुलर रीजन में क्या होगा, लगातार जब प्रॉपर डायरेक्ट सन की रेज पड़ रही है तो लगातार वाटर इवेपोरेट होगा, वाटर इवेपोरेट होगा तो ऊपर कंडेंस होगा, कंडेंस जाके बारिश होगी। यहाँ पे पूरे साल भर बारिश चलती रहती है, हर कुछ टाइम बाद बारिश चलती रहती है। तो जहां पे हर टाइम बारिश होती रहेगी, रेनफॉल होता रहेगा, वहां पे मेरे को इरिगेशन सिस्टम क्यों देना है, कोई जरूरत है ही नहीं, उसमें कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे इरिगेशन सिस्टम डेवलप करने की, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सन की रेज जो है वो डायरेक्ट आ रही है, डायरेक्ट आ रही है। तो इस इक्वेटोरियल रीजन में जितने भी आपका लैंड है या कंट्रीज है, यहाँ पे लगातार कंटिन्यूसली वाटर इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होके ऊपर जाएगा, कंडेंस होगा, बारिश होती रहेगी और पूरे साल भर बारिश होती रहती है। तो मेरे को इरिगेशन सिस्टम क्यों बनाना है, कोई जरूरत नहीं इरिगेशन सिस्टम बनाने की यहाँ पे। बट अगर मैं इसके अलावा थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर की तरफ जाऊं, ऊपर कितना, ये 23.5 डिग्री, सेम नीचे की तरफ भी, मैं दोनों तरफ एंगल नहीं लिख रहा हूँ, एक ही तरफ। इस रीजन को बोलते हैं ट्रॉपिकल रीजन, क्या बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। इससे मैं अगर 39 डिग्री ऊपर की तरफ जाऊं तो इसको बोलते हैं हम सब ट्रॉपिकल रीजन, सुनते रहना, सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन, रीजन रहने दो, इसको बोलते हैं सब ट्रॉपिकल रीजन, सब ट्रॉपिकल। अच्छा, और यहां से अगर आप 66.5 डिग्री ऊपर जाओ, ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोलते हैं टेम्परेट रीजन, टेम्परेट रीजन। और ऊपर जो होता है ये होता है पोलर रीजन। सिमिलर बिल्कुल नीचे की तरफ भी छाप दो ऐसे ही एग्जैक्टली, नीचे की तरफ भी इसी तरीके से छाप दो। पहला आ रहा है आपका ट्रॉपिकल, फिर आ रहा है सब ट्रॉपिकल, फिर आ रहा है टेम्परेट, फिर आ रहा है पोलर, एग्जैक्टली नीचे की तरफ भी सेम होगा। ज्योग्राफी में पढ़ ही लिया होगा आपने वैसे भी। तो ये सन की रेज यहाँ पे डायरेक्ट आ रही है, तो यहाँ पे क्या होगा, लगातार वाटर इवेपोरेट होता रहेगा, रेनफॉल होती रहेगी। लेकिन अगर मैं इंडिया को देखूं तो इंडिया यहाँ पे है, इंडिया यहाँ पे, तो जिसका थोड़ा सा पार्ट जो है ऊपर वाले में पड़ता है, ऊपर वाले में पड़ता है, लेकिन मैक्सिमम पार्ट इसका जो है ट्रॉपिकल रीजन में है, मैक्सिमम पार्ट जो है इसका ट्रॉपिकल रीजन में है, ठीक है। तो जो कंट्रीज ट्रॉपिकल रीजन में है, यहाँ पे बारिश पूरे साल नहीं होती है, पूरे साल बारिश होगी नहीं। यहाँ पे क्या होता है आपको पता है, इंडिया में कब बारिश होती है, इंडिया में जैसे मान लो ये पूरा ईयर है आपका, यहाँ पे जनवरी स्टार्ट हो रहा है, जनवरी से दिसंबर, तो बारिश कब होती है, सिर्फ जो बिल्कुल हैवी रेनफॉल होती है वो होती है आपकी स्टार्ट जुलाई से, सितंबर अक्टूबर, जुलाई अगस्त सितंबर, सितंबर तक मैक्सिमम, ठीक है, सितंबर 3 मंथ्स बोलता हूँ मैं, सितंबर तक। तो यहाँ पे आपकी बारिश होती है मैक्सिमम, पूरे साल भर तो नहीं होती। तो क्या मैं सिर्फ एग्रीकल्चर सिर्फ 3 महीने करूं, तो फिर बाकी साल लोग क्या खाएंगे। तो जो ये बारिश हो रही है किस टाइम पे हो रही है, मॉनसूनल सीजन में हो रही है,
मॉनसूनल सीजन। और यही वो टाइम है जब हमको क्या मिलता है, एक्सेस वाटर मिलता है। क्या मिलता है, एक्सेस वाटर, ज्यादा पानी मिलता है। तो मैं क्या करूं, तो हम क्या करते हैं, इस वाटर को करते हैं स्टोर। क्या करते हैं, स्टोर। कैसे स्टोर करते हैं, ध्यान से सुनना। हम क्या करते हैं, हम बनाएंगे एक डैम। मैंने क्या किया, एक डैम बनाया, हाइड्रोलिक स्ट्रक्चर बनाया। ये डैम बनाया, कोई भी मान लो, ये ग्रेविटी डैम मान लो, चाहे ग्रेविटी डैम बनाया मैंने। और हम क्या करेंगे, इस पूरे वाटर को इन 3 महीने में कर लेंगे स्टोर, जितना भी एक्स्ट्रा वाटर आ रखा है। ठीक है। और फिर मैं बनाऊंगा यहाँ से कैनाल, और उस कैनाल से मैं क्या करूंगा, पूरे साल भर वाटर भेजते रहूंगा इरिगेशन लैंड के ऊपर। ठीक है। कहाँ पे स्टोर करते हैं, डैम के अंदर। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला, मैंने ये बोला कि आपका जो एक्सेस वाटर है वो कब मिलता है आपको, एक्सेस वाटर सिर्फ आपको मिलता है मॉनसूनल सीजन में। और वो मॉनसूनल सीजन कब से कब तक होता है, वो होता है आपका जुलाई से लेके सितंबर के बीच में। इसी टाइम पे आपकी क्या होती है, बारिश होती है काफी ज्यादा। पूरे साल भर तो नहीं होती, कभी कभार दिसंबर में हो जाएगी, दिसंबर जनवरी में ज्यादातर यहाँ पे होता है। तो हम क्या करते हैं, जब भी वो एक्सेस वाटर आता है, जब भी वो हैवी रेनफॉल लगा, तो 3 महीने तक बारिश हो रही है, मैं उस पानी को स्टोर कर लेता हूँ डैम में, और बाद में मैं इसको कहाँ भेज देता हूँ, उसमें भेज देता हूँ, क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर। अब यानी कि सिर्फ ये नहीं कि मैं सिर्फ 3 महीने ही इरिगेशन कर पाऊंगा या एग्रीकल्चर कर पाऊंगा, मतलब सिर्फ 3 महीने खेती कर पाऊंगा, 3 ही महीने फसल फसल उगेगी, नहीं, पूरे साल भर आप क्या कर सकते हो, एग्रीकल्चर कर सकते हो। पूरे साल भर आप क्या कर सकते हो, खेती कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरीके से, तो अगर पूरे साल भर करनी है, तो मेरे को क्या डेवलप करना पड़ेगा, इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा। यानी जब मैंने यहाँ पे डैम बना दिया, तो ये पानी मुझे लैंड तक तो लेके जाना पड़ेगा ना। ये वाटर मुझे कहाँ तक लेके जाना पड़ेगा, लैंड तक लेके जाना पड़ेगा। और ये लैंड तक कैसे लेके जाऊंगा मैं, जो हमारा खेत है वहां तक कैसे लेके जाऊंगा, कैनाल की हेल्प से लेके जाऊंगा। तो इसलिए जरूरत पड़ती है कैनाल की। तो पहला रीजन जो हमारा आता है, पहला रीजन जो हमारा आता है, वो आता है ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। तो पहला जो रीजन हमारा आता है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ इसके अंदर, यहाँ पे जगह थोड़ा कम है, इसको थोड़ा मैं हटा देता हूँ यहाँ से। पहला पॉइंट इसी के अंदर डाल देता हूँ मैं। पहला रीजन क्या है, नीड क्यों है इरिगेशन सिस्टम की, ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया, ज्योग्राफिकल लोकेशन ऑफ इंडिया। ठीक है। पहला रीजन तो आपका ये है। ठीक है, ये क्या है आपका, ये डैम है आपका। पहला रीजन तो ये, अभी लिखवा दूंगा मैं इसको पॉइंट को। ठीक है। दूसरा रीजन क्या हो सकता है, दूसरा रीजन है आपका वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। दूसरा रीजन, पहला रीजन तो क्या है कि पूरे साल भर बारिश नहीं होती है, सिर्फ 3 महीने होती है, तो मुझे वो पानी को स्टोर करना है। अगर मैंने स्टोर कर दिया, तो उसे मुझे कहाँ पे लेके जाना पड़ेगा, लैंड पे लेके जाना पड़ेगा, जिसके लिए मुझे इरिगेशन सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। दूसरा पॉइंट आता है आपका वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप। अब मान लो, चलो डायरेक्ट करेक्ट डेटा देखते हैं। अब जो भी क्रॉप आप बोते हो ना, उसका एक बोने का पीरियड होता है और एक काटने का पीरियड होता है। इसको बोलते हैं सोइंग, और काटने को बोलते हैं हार्वेस्टिंग। ठीक है। कोई भी क्रॉप ले लो, मान लो मैं बात कर रहा हूं वीट की। ठीक है, मैं कर रहा हूं वीट की बात। यहाँ पे हम क्या उगा रहे हैं, वीट, वीट यानी गेहूं। तो जब भी मैं बोऊंगा, तो उसके बाद क्या देना पड़ेगा मुझे, इसको वाटर देना पड़ेगा। थोड़ा थोड़ा दिनों के बाद क्या देना पड़ेगा, पानी देना पड़ेगा। किसको, इस पर्टिकुलर क्रॉप को। मैंने बो दिया, कुछ दिन बाद पानी देना पड़ेगा, फिर 5 दिन बाद पानी देना पड़ेगा, फिर 10 दिन बाद, फिर 15 दिन बाद, हर दिन बाद पानी देना पड़ता है। तो यहाँ पे क्या होने वाला है कि इसकी कुछ डेल्टा, यानी वाटर रिक्वायरमेंट होगी। डेल्टा मतलब होता है वाटर रिक्वायरमेंट, इसकी कुछ ना कुछ वाटर रिक्वायरमेंट होगी। तो जो वीट है, उसका जो डेल्टा होता है, वीट का डेल्टा होता है 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर चाहिए होता है वीट को। क्या, डेल्टा। पानी की जरूरत कितनी होती है इसको, कब से, बोने से लेके काटने तक, इसको जो जरूरत होती है पानी की, एग्जैक्ट डेटा, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, डेल्टा ऑफ वीट।
वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ वीट कितनी होती है? 40 सेंटीमीटर, इतनी होती है। अब मान लो आपने बोया, हो सकता है बारिश 10 सेंटीमीटर हो, हाइड्रोलॉजी में पढ़ेंगे हम, हो सकता है बारिश 60 सेंटीमीटर हो जाए, तो ना तो वो 20 सेंटीमीटर में अच्छा होगा, ना वो 60 सेंटीमीटर में अच्छा होगा। कम हो गई तो फिर तब भी फसल खराब है, ज्यादा हो गई तब भी फसल खराब है। और ज्यादा तो क्या ही होगी, ज्यादा तो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, कम ही होगी जब भी होगी। तो अब मैं क्या करूं इसको 40 सेंटीमीटर करने के लिए, अब मैं क्या करूंगा, एक इरिगेशन सिस्टम डेवलप करूंगा। मैं नाप के बिल्कुल मेजर करके मैं पानी दे सकता हूँ 40 सेंटीमीटर एग्जैक्ट, जिससे मेरी प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होगी। प्रोडक्शन बढ़ेगी तो मेरे पास कैपिटल आएगी, इन्वेस्टमेंट आएगी, और उसी तरीके से क्या हो सकता है, जो फार्मर्स होते हैं उनको हम क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। सिंपल। तो यहाँ पे क्या है, वीट की रिक्वायरमेंट, जो वीट है उसकी पानी की रिक्वायरमेंट होती है 40 सेंटीमीटर, और इरिगेशन सिस्टम एक ऐसी चीज है कि इससे मैं एग्जैक्टली 40 सेंटीमीटर दे सकता हूँ। तो ये दो सबसे बड़े रीजन है कि हमें क्या करना पड़ रहा है, इरिगेशन सिस्टम डेवलप करना पड़ रहा है। पहला, जियोग्राफिकल लोकेशन, क्यों? क्योंकि ट्रॉपिकल रीजन में मैक्सिमम एरिया आपका आ रहा है जहां पे बारिश तो होती नहीं है पूरे साल। जब पूरे साल बारिश ही नहीं होगी तो बाकी टाइम क्या खाएंगे? तो क्या करते हैं हम यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम डेवलप करते हैं। दूसरा, वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप, जो आपकी क्रॉप है उसकी रिक्वायरमेंट 40 सेंटीमीटर है, बारिश सिर्फ 10 सेंटीमीटर हो रही है, तो प्रोडक्शन तो खराब होगी, आपका बीज खराब हो जाएगा। तो वहां पे क्या करते हैं हम, सप्लाई करते हैं आर्टिफिशियली पानी को, और वो होता है आपका इरिगेशन सिस्टम के थ्रू। ठीक है, चलो अब इन पॉइंट्स को लिखते हैं। अब एक एक करके सारे पॉइंट्स हमको लिखने पड़ेंगे भाई, ठीक है? तो मैं एक एक करके पॉइंट लिखने वाला हूँ, जरा देखना। तो फर्स्ट पॉइंट है आपका, एवरी क्रॉप रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ, ये सबका अलग है। जब मैं वाटर रिक्वायरमेंट ऑफ क्रॉप पढ़ाऊंगा वहां पे मैं एग्जैक्ट बताऊंगा। जैसे शुगर केन है, शुगर केन की 120 सेंटीमीटर होती है, राइस की 120 सेंटीमीटर होती है। छोटे छोटे एग्जाम में, जेई में तो स्पेशली पूछा जाता है, ठीक है। एवरी क्रॉप रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर आफ्टर सब रेगुलर बोर्ड में दिखाई इंटरवल। नहीं दे रहा आप जो लिख रहे हैं। क्या? हाँ अभी दिखाई दे, हाँ बोर्ड में नहीं दिखाई दे रहा था। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? बाकी लोगों को भी नहीं दिखाई दे रहा? सर दिखाई दे रहा हाँ सर। अभी दिखाई दे रहा था। दिखाई दे रहा है था। ओके, एवरी क्रॉप रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर आफ्टर रेगुलर इंटरवल। तो कुछ टाइम के बाद क्या है, आपको पानी की जरूरत पड़ेगी, देना पड़ेगा। जैसे आज हमने कुछ बोया तो अभी पानी दिया, फिर 20 दिन बाद फिर देंगे, फिर 20 दिन बाद फिर देंगे। जब तक हम कट नहीं करेंगे क्रॉप को, तब तक हमें बार बार इंटरवल में पानी देने की जरूरत पड़ती है। किस लिए पड़ती है? फॉर इट्स ग्रोथ। किसलिए देना पड़ता है? उसकी ग्रोथ के लिए पानी देना पड़ता है, ठीक है। टू अटेन टू अटेन फुल मेच्योरिटी, हम क्यों देते हैं पानी? ताकि वो क्या हो जाए, पक जाए। फुल मेच्योरिटी मतलब पक जाए। हर क्रॉप को पानी की जरूरत होती है रेगुलर इंटरवल पे, किसके लिए? उसकी ग्रोथ के लिए। अब बात आती है कि कंट्रीज लाइक इंडिया इंडिया विच हैज और जो इंडिया है उसके अंदर क्या है, नॉन यूनिफॉर्म। ना तो लगातार, नॉन यूनिफॉर्म मतलब ऐसा नहीं कि लगातार बारिश हो रही है, चाहे कम कम हो रही है, लगातार हो रही है, ऐसा नहीं हो रहा। अभी हो रही है फिर पता नहीं कब हो रही है, ऐसा है। नॉन यूनिफॉर्म एंड इनसफिशिएंट रेनफॉल थ्रू आउट द ईयर। क्यों है ऐसा? क्यों है ऐसा? इसलिए है क्योंकि इंडिया किस में आता है? ट्रॉपिकल रीजन में आता है। ऑफ इट्स जियोग्राफिकल बिकॉज ऑफ इट्स जियोग्राफिकल लोकेशन। और वो क्या है? जियोग्राफिकल लोकेशन, और वो क्या है? दैट इज ट्रॉपिकल रीजन।
ट्रॉपिकल रीजन। हेंस इस वजह से हेंस इरिगेशन सिस्टम has to be developed. Irrigation system has to be developed. इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा भाई, इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इरिगेशन सिस्टम बनाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ना तो पूरी बारिश हो रही है, इनसफिशिएंट है, ना ही कंटिन्यूअस हो रही है, नॉन यूनिफॉर्म है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, एक इरिगेशन सिस्टम बनाना पड़ेगा जिसमें डैम होगा, डैम में पानी को हम स्टोर करेंगे या रिजर्वायर के अंदर हम पानी को स्टोर करेंगे, उसे पूरा साल यूज करेंगे ताकि हर टाइम पे मेरी क्रॉप अच्छी हो, हर टाइम पे मेरी क्रॉप अच्छी हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं हम, टू मैच, क्या मैच करने के लिए, टू मैच द वाटर रिक्वायरमेंट, टू मैच द वाटर रिक्वायरमेंट, water requirement of crop, to match water requirement of crop which is, to match water requirement of crop नहीं ऐसे लिखो, to match water requirement of crop, water is stored in monsoonal season, and utilized throughout the year, ठीक है। तो ये तो होगी आपकी भाई बेसिक सी चीज। ठीक है, इसमें 2-3 पॉइंट आप देख लेते हैं, कभी कभार एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। तो जो हमने ये पीछे डायग्राम बनाए थे उसके रेफरेंस के हिसाब से हमने जो पॉइंट रिक्वायर्ड है उस दोनों ही पॉइंट हमने लिख दिए। ओके भाई, अब बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। ठीक है, अब बात आती है डेफिनेशन ऑफ इरिगेशन की। इरिगेशन है क्या? इरिगेशन, अब अगर तुम बारिश को देखो तो बारिश कैसे होती है, वो नेचुरली होती है, लेकिन इरिगेशन जब मैं देता हूं तो कैसे देता हूं, आर्टिफिशियली देता हूं उसको। तो इरिगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर करते हैं। इरिगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम आर्टिफिशियली क्यों? क्योंकि मैंने आर्टिफिशियली एक चैनल बनाया, नहर बनाई, उसमें पानी लेके गया तब खेत में दिया। ऐसा तो नहीं कि खुद नेचुरली पानी गिर रहा है, नहीं, आर्टिफिशियली हो रहा है सब कुछ। तो इरिगेशन एक ऐसी टेक्निक है जिसमें हम आर्टिफिशियली पानी को सप्लाई करते हैं खेत के अंदर थ्रू आउट इट्स ग्रोइंग पीरियड। जब से हम बोया है कुछ टाइम बाद फिर देंगे पानी, फिर कुछ टाइम बाद फिर देंगे, कब तक देंगे? तब तक देंगे जब तक आपकी क्रॉप फुल्ली मैच्योर ना हो जाए, यानी आपकी क्रॉप पक ना जाए, तब तक हम देते रहते हैं पानी। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं, इस टेक्निक को हम बोलते हैं इरिगेशन। सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे जरा लिख देते हैं, इरिगेशन is defined as artificial application of water throughout the growing period, of crop to attain full maturity, ठीक है। तो ये हो गया आपका इरिगेशन का डेफिनेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना इसका। ये क्या, आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर है, तो पूरे थ्रू आउट द ग्रोइंग पीरियड, जब तक वो उग रहा है कोई भी क्रॉप तब तक देते रहेंगे, जब तक वो पूरी तरीके से पक नहीं जाती है आपकी फसल, फुल्ली मैच्योर नहीं हो जाती है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्लासिफिकेशन हम करने वाले हैं यहाँ पे, और ये क्लासिफिकेशन है रेनफॉल की डेफिशिएंसी का बेसिस पे।
ठीक है, तो जरा देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया on the basis of deficiency of rainfall, deficiency of रेनफॉल की डेफिशिएंसी के बेसिस पे हम यहाँ पे कुछ क्लासिफाई करने वाले हैं। तो दो तरीके के एरिया होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एरिया ऑन द बेसिस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ रेनफॉल। एक होता है आपका एरिड एरिया, एरिड मतलब बिल्कुल सूखा, और एक होता है सेमी एरिड, ध्यान से सुनना। एक मैंने बोला एक होता है आपका एरिड बिल्कुल सूखा। तो ये ऐसे सूखे हुए लैंड आपको कहां पे देखने को मिलेंगे? अब देखो राजस्थान में थार आपका डेजर्ट है, आई थिंक इंडिया का सबसे बड़ा डेजर्ट है, ठीक है। तो वहां पे तुम देखोगे तो बिल्कुल सूखा है, चारों तरफ बिल्कुल सूखा है। तो वहां की सॉइल में क्या थोड़ा भी मॉइस्चर होगा? नहीं होगा। तो जब भी मैं क्या करता हूँ, कल्टीवेशन करने जाता हूँ, कल्टीवेशन मतलब होता है खेत को जोतना। जब आप क्या करते हो, खेत को जोतते हो, वो ट्रैक्टर से करो चाहे किसी से भी करो, ठीक है। तो खेत में हम क्या करते हैं, सॉइल को पलट देते हैं, कल्टीवेशन। उस टाइम पे क्या होता है, उस पूरी सॉइल के अंदर सूखा पड़ा हुआ है पूरा। तो अगर आपने बीज डाल दिया उसके अंदर, आपने अगर वो बीज डाल दिया तो क्या वो ग्रो करेगा? नहीं करेगा। इसका मतलब है कि मुझे पहले उस खेत में पानी देना पड़ेगा ताकि सॉइल के अंदर एक इनफ मॉइस्चर आ जाए, फिर मैं उसका कल्टीवेशन करूंगा ताकि अगर मैं कोई क्रॉप डालूं तो उग जाए। यानी जहां पे मुझे कल्टीवेशन से पहले पानी देना ही पड़े खेत के अंदर या लैंड के अंदर, उसको बोलते हैं एरिड एरिया। उसे क्या बोलते हैं? एरिड एरिया। तो यहाँ पे लिख देता हूं मैं, these are the area where for cultivation of any crop irrigation is must। यानी आपको पहले इरिगेशन करना ही पड़ेगा, ठीक है। चाहे ब्रैकेट में इस तरीके से नोटिफाई कर दो, बिफोर कल्टीवेशन, ताकि आपको याद रहे कि भाई कल्टीवेशन से पहले ही हमें वाटर देना पड़ रहा है ताकि के अंदर इनफ मॉइस्चर आपके क्या हो जाए, रहे, ताकि जैसे आप क्या करोगे उसमें कोई भी क्रॉप शोन करोगे तो क्या होगा, वो इजीली ग्रो कर जाए। एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल तो ऐसा कहां कहां पे देखने को मिलता है आपको? ये देखने को मिलेगा आपको थार, लेह लद्दाख में भी देखने को मिलता है, लेह लद्दाख, क्योंकि वहां पे क्या है, पूरा ऊपर से बर्फ जमा रहता है, नीचे पूरा सूखा रहता है सॉइल, ठीक है। कच्छ ये आपका गुजरात की तरफ है, ठीक है। तो ये एक एरिया हो गया, यानी मुझे वाटर सप्लाई करना ही है, कब? कल्टीवेशन से पहले, क्रॉप बोने से पहले पानी देना है, ठीक है, ओके। अब आता है सेमी एरिड एरिया। अब ये वो एरिया होता है, ध्यान से सुनना, ये वो एरिया होता है जहां पे मैं इरिगेशन करता ही नहीं हूँ। इसका मतलब पूरा लेना देना नेचुरल सोर्स से थ्रू है। मतलब सेमी एरिड यानी यहाँ पे थोड़ा बहुत मॉइस्चर रहेगा सॉइल के अंदर। यानी जो क्रॉप इंफीरियर कंडीशन में उगाई जाती है, इंफीरियर कंडीशन क्या होगी, ना तो मैं वहां पे पानी सप्लाई कर रहा हूँ, ना ही मैं वहां पे कल्टीवेशन यानी सॉइल प्रिपरेशन, सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूँ। तो ऐसी क्रॉप कौन सी होती है? वो होती है आपकी ज्वार एंड बाजरा। ये इंफीरियर क्रॉप इनको बोला जाता है, इंफीरियर क्रॉप जिनकी लेस रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर होती है, बहुत ही कम रिक्वायरमेंट ऑफ पानी की जरूरत है इनको, ठीक है। ना ही इनको बड़ी सॉइल को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ता है, नॉर्मल कुछ भी कर दो, लगा दो, ये हो जाएगा। तो ये वो क्रॉप है जहां पे हम कोई भी किसी भी तरीके का इरिगेशन नहीं करते,
यानी विदाउट इरिगेशन चलेगा यहाँ पे कहा, यानी ये पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट है, जो नेचुरल आपका नेचुरली रेनफॉल होगा उस पे डिपेंड है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख रहा हूँ these are the area where cultivation of inferior crop can be done without irrigation। इंफीरियर क्रॉप उगाएंगे और वो भी बिना इरिगेशन के उगाएंगे। ठीक है ना, कोई इरिगेशन हम नहीं करने वाले यहाँ पे। ठीक है, अब आता है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या है आपका इसमें, तेलंगाना आपका तमिलनाडु एटसेट्रा। ये दो जगह हो गई भैया आपकी। ठीक है, ये दो जगह हो गई। ये दो जगह हो गई। ठीक है, चलिए अब इसमें नेक्स्ट टर्म जो आता है, यहाँ पे मैंने कुछ बोला कि हम किसको ग्रो करते हैं, इंफीरियर क्रॉप को। तो जरा देखते हैं इंफीरियर क्रॉप क्या होती है। तो मैंने अभी तुम्हें बोला इंफीरियर क्रॉप वो क्रॉप होती है जो इंफीरियर कंडीशन में ग्रो होती है। अब इंफीरियर कंडीशन कौन सी होगी, अरे ना तुम वहां पे पानी दे रहे हो, ना ही अच्छे से सॉइल को प्रिपेयर कर रहे हो, तो पुअर क्वालिटी ऑफ सॉइल में भी हो जाएगा ये, और लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर के ऊपर भी हो जाएगा। तो दीज आर द क्रॉप cultivated in inferior condition और inferior condition are, यहाँ पे लिख देता हूँ inferior condition are, number 1 less availability of water, पानी बिल्कुल ही कम हो चलेगा। सेकंड, पुअर क्वालिटी ऑफ सॉइल, पानी कम दिया, पुअर क्वालिटी ऑफ सॉइल है, तब भी ग्रो कर जाएंगे। एग्जाम्पल, कौन सी है ऐसी क्रॉप, ज्वार एंड बाजरा, ये है आपकी इंफीरियर क्रॉप। ठीक है, चलो अब और आगे बढ़ते हैं भाई थोड़ा सा। अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन, क्या क्या एडवांटेज हो सकता है आपको इरिगेशन से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन। एडवांटेजेस ऑफ इरिगेशन, कुछ तो फायदे होंगे कि हम क्या कर रहे हैं, इरिगेशन सिस्टम बना रहे हैं। ठीक है, तो पहला होता है, पहला पॉइंट जो है आपका वो है ऑब्टेनिंग मैक्सिमम यील्ड। अब इसका मतलब क्या है, ऑब्टेनिंग मैक्सिमम यील्ड, पहला पॉइंट तो ये है सीधा सीधा कि हमें मैक्सिमम यील्ड मिलती है। क्या है यील्ड का मतलब, तो जरा समझो यहाँ पे। यील्ड की अगर मैं बात करूं तो यील्ड होता है आपका प्रोडक्शन अपॉन एरिया। मतलब जरा समझना, यहाँ पे मैंने कोई 3 लैंड लिए है, तुम्हें एग्जांपल से ही बताऊंगा ताकि तुम्हें इजीली समझ में आ जाए। ये एक लैंड लिया, एक और लैंड लिया, एक और लैंड लिया, और तीनों लैंड का एरिया सेम है। तीनों लैंड का एरिया सेम है, इसका भी एरिया 1 हेक्टेयर है,
इसका भी A हेक्टेयर है और इसका भी A हेक्टेयर है, तीनों का एरिया सेम है, 10 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर 10 हेक्टेयर। एग्जाम्पल के लिए आपने उगाया यहाँ पे वीट, क्या उगाया वीट, तीनों में वीट उगाया आपने, यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे यहाँ पे भी यहाँ पे भी यहाँ पे भी, ठीक है, तीनों में हमने वीट उगाया। और वीट की रिक्वायरमेंट कितनी है, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया तुम्हें, वीट को कितना चाहिए पानी, वीट को चाहिए होता है 40 सेंटीमीटर, कितना चाहिए होता है 40 सेंटीमीटर, ध्यान से समझना। आपने यहाँ पे सप्लाई किया, मान लो डेल्टा वो दिया 35 सेंटीमीटर एग्जांपल के लिए, इसमें आपने वाटर दिया 40 सेंटीमीटर, मान लो यहाँ पे आपने डेल्टा दिया 45 सेंटीमीटर, चाहिए कितना होता है, चाहिए कितना होता है 40, आपने एक में तो दिया कम, एक में दे दिया ज्यादा, तो क्या होगा, तीनों खेत जब जैसे ही फसल पक गई, काट दिया आपने, तो आपने क्या देखा, इसमें से सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुई है, यहाँ पे सिर्फ 9 कुंटल गेहूं हुए, यहाँ पे 10 कुंटल गेहूं हुए, यहाँ पे भी 8 कुंटल गेहूं हुए, यानी कि मतलब प्रोडक्शन सेम एरिया पे जिसमें सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होगी उसको बोलते हैं हम यील्ड। सेम एरिया पे मैक्सिमम प्रोडक्शन जहां पे आपको ऑब्टेन होगी उसे बोलते हैं हम यील्ड। इसको लिखा जाता है कुंटल पर हेक्टेयर में, ठीक है ना, क्विंटल पर हेक्टेयर इसका यूनिट होगा, क्योंकि प्रोडक्शन किस में नापेंगे, क्विंटल में ही नापेंगे ना, तो ये क्विंटल पर हेक्टेयर, ये मतलब है इसका। अगर मैं इसको ग्राफिकली तुमको दिखाऊं तो क्या मतलब है, यहाँ पे 2 पॉइंट हमको और मिलेंगे। यहाँ पे देखो, सेम एरिया में तीनों सेम एरिया थे, पर मैक्सिमम कहाँ पे मिला, मैक्सिमम यहाँ पे मिला जब 40 सेंटीमीटर दिया, यानी ये डेप्थ कौन सी डेप्थ हो जाएगी, ये आपकी ऑप्टिमम डेप्थ हो जाएगी, ध्यान से समझना। यहाँ पे इधर क्या है, मैंने लिख दिया यील्ड, यील्ड मतलब प्रोडक्शन अपॉन एरिया, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कि डेप्थ ऑफ वाटर एक्स एक्सिस में, कि कितना पानी मैंने दिया। मान लो पहले अगर जिस टाइम पे मैंने दिया कितना, यहाँ पे जरा देखिए, यहाँ पे हमने दिया था 35 सेंटीमीटर, तो इसमें पैदावार जो प्रोडक्शन अपॉन एरिया वो आपका हुआ कम, मान लो यहाँ पे। जब मैंने दिया 40 सेंटीमीटर तो भाई आपकी यील्ड हुई सबसे ज्यादा, फिर मैंने दिया 45 सेंटीमीटर, फिर आपकी यील्ड हुई कम। अगर आप इस ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ आपको ऐसा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दिखेगा, और वो डेप्थ यहाँ पे देखो, ये क्या है आपकी मैक्सिमम यील्ड की मैक्सिमम वैल्यू है, ये क्या है मैक्सिमम यील्ड, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन हुई है, तो किस पे हुई है वो हुई है 40 सेंटीमीटर पे। तो इस डेप्थ को हम क्या बोलेंगे, इस डेप्थ को बोलेंगे हम ऑप्टिमम डेप्थ, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ वाटर, इसको हम बोलेंगे ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है, इसको बोलेंगे ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ वाटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि यील्ड क्या है आपका, ये होता है प्रोडक्शन अपॉन एरिया, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्शन अपॉन एरिया, यानी सेम एरिया में सबसे ज्यादा प्रोडक्शन जहां पे होगी उसे बोलते हैं यील्ड। और ये क्या बोल रहा है, मैक्सिमम यील्ड मतलब मैक्सिमम प्रोडक्शन, सिंपल सी बात है, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो यील्ड भी तो ज्यादा होगी, ठीक है। एक टर्म तो आ गई आपकी ये, ठीक है, यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, एक पॉइंट लिख देता हूँ, डेप्थ एट विच maximum yield obtained known as क्या बोलते हैं उसको, ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ वाटर, ग्राफ पे भी आपको दिख ही रहा है, उसको हम बोलते हैं ऑप्टिमम डेप्थ ऑफ वाटर, जिसके ऊपर मुझे क्या मिल रही है, मैक्सिमम यील्ड मिल रही है। अब बहुत बार आप क्या क्या मिलेगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो यील्ड पढ़ लेना, यील्ड क्या होता है, ठीक है, प्रोडक्शन अपॉन एरिया डायरेक्ट पूछा जाता है, यूनिट ध्यान रखना क्विंटल पर हेक्टेयर। अच्छा, अब दूसरी चीज आती है, एक चीज आती है प्रोडक्टिविटी, नेक्स्ट जो चीज है वो है आपकी प्रोडक्टिविटी, ध्यान से देखना, इसी के अंदर चल रहा है, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा हुआ है प्रोडक्टिविटी,
प्रोडक्टिविटी। ठीक, तो अगर मैं प्रोडक्टिविटी की बात करूं तो ये क्या है, यील्ड अपॉन वाटर डेप्थ। क्या होता है, सिंपली लिखूंगा, ज्यादा हम कॉम्प्लिकेट करके नहीं लिखेंगे, इसको सिंपल तरीके से लिख देंगे और मैं फिर समझाऊंगा कि इसका मतलब क्या है। ठीक है, प्रोडक्टिविटी इक्वल टू है यील्ड अपॉन, यील्ड हमने पीछे देख लिया, वाटर डेप्थ। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है कि मैं पानी की डेप्थ कम दूंगा तो मेरी प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी क्या? पानी कम देने पे प्रोडक्टिविटी कैसे ज्यादा होगी वो हम समझते हैं जरा, इसको दिमाग में रखना। अभी मैंने क्या बोला, पानी की डेप्थ कम देने पे प्रोडक्टिविटी ज्यादा कैसे हो सकती है वो जरा हम देखते हैं। तो एक डेटा में तो मैं रिप्रेजेंट करूंगा, ये डेटा जो है आपका, ये बुक का ही डेटा है जिसे मैं उठा रहा हूँ, अलग अलग क्रॉप का दिखाऊंगा मैं। ठीक है, ये होता है क्विंटल पर हेक्टेयर और यहाँ पे लिख देते हैं प्रोडक्टिविटी। और प्रोडक्टिविटी ऊपर है यील्ड, यील्ड का पहले होता है क्विंटल पर हेक्टेयर और पानी हम देते हैं किसमें, सेंटीमीटर या एमएम, किसी में भी लिख दो। ये दे दिया, ध्यान से देखना किस किस क्रॉप का मैं कंपैरिजन करूंगा। पहली है आपकी वीट, वीट को पानी की जरूरत होती है 40 सेंटीमीटर। फिर मैं बात करूंगा राइस, राइस को जरूरत होती है 120 सेंटीमीटर। फिर मैं बात करूंगा ज्वार, ज्वार की होती है 50 सेंटीमीटर। अच्छा, इसकी जो यील्ड होती है ये होती है 50 क्विंटल पर हेक्टेयर, पर हेक्टेयर में 50 क्विंटल तक हो जाता है। ठीक है, और एक हेक्टेयर कितना होता है, 1 हेक्टेयर, हमेशा ध्यान रखना 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर, यानी कितना हो रहा है ये हो रहा है आपका 10,000, ये हो रहा है 10,000 मीटर स्क्वायर। 10,000 कैसे होगा, जब आपका एरिया ऐसे में भी 100 मीटर है और ऐसे में भी 100 मीटर है, तो कितनी पैदावार हो रही है इसमें, इसमें कुल 50 क्विंटल हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, इसमें होती है 45 और इसमें भी होती है 45। अब देखना, क्विंटल 50 क्विंटल है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, इसको कन्वर्ट करूंगा। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करके डिवाइड बाय दिस करूंगा, आपको करने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख दूंगा, वो करने की जरूरत नहीं है तुमको। तो यहाँ पे आता है 120, यहाँ पे आता है 37.5 और यहाँ पे आता है आपका, ये कितना आएगा, 50 डिवाइडेड बाय 9 आएगा के, चलो निकाल लेते हैं, एक सेकंड रुकना जरा, इसको कर देते हैं, एक सेकंड रुकना। ये आएगा आपका 45 डिवाइडेड बाय 50 इंटू 100, ये आ रहा है आपका 90, ये आ रहा है आपका 90 आएगा, 90 आएगा, ये आपका आएगा 90। अब जरा ध्यान से देखो, यहाँ पे इस टेबल को जरा देखो, इस टेबल में बहुत सारे आंसर्स हैं, बहुत सारे। पहली बात तो एक ही पर्टिकुलर क्रॉप की को कितना पानी चाहिए वो हमने लिखा हुआ है, कितना क्विंटल आपकी प्रोडक्शन होती है वो भी हमने लिखा हुआ है। क्विंटल वाला रेयरली एक ही पूछा जाएगा, बट अब समझना कैसे ये समझो। देखो, जो फार्मर होता है ना, वो क्या करना चाहते हैं, वो काम कम करना चाहते हैं, समझो इस बात को। वो काम क्या करना चाहते हैं, कम करना चाहते हैं काम। तो काम कब कम करना पड़ेगा, कि जब उसने सॉइल को प्रिपेयर किया, खेत के अंदर उसने क्रॉप उगा दी, अब क्यों जाना पड़ेगा उसे, अब उसे पानी देने जाना पड़ेगा ना खेत में। देखो, सारे जगह प्रोसेस कॉमन है, किसी भी क्रॉप को बोने से पहले क्या करना पड़ता है, सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। सॉइल प्रिपेयर हो गई, अब हमने उसमें लगा दी क्रॉप, यहां तक सबका सेम है, सॉइल प्रिपेयर करनी पड़ेगी सब में। अब ज्यादा मेहनत किस में लगेगी, जिसमें हमें बार बार पानी देना पड़ता है, जैसे यहाँ पे भी ज्यादा देना पड़ रहा है, इसमें देखो पानी कम देना पड़ रहा है। कम पानी देने पर यहाँ पे देखो 120 प्रोडक्टिविटी, यानी कम पानी देने पे मेरे को कहां पे ज्यादा प्रोडक्शन मिल रही है, मैंने मेहनत नहीं की,
मैंने मेहनत नहीं की, ये ईल्ड जो है लगभग बराबर है सबकी, पर मैंने पानी कम दिया, कम मेहनत पे यानी कम वाटर सप्लाई किया और मेरे को क्या मिली, प्रोडक्टिविटी ज्यादा। ये रिलेशन है मतलब इसका, कि आप क्या करोगे, हमारे जो फार्मर होते हैं वो कम से कम मेहनत करना चाहते हैं, तो इसीलिए क्या किया उन्होंने, कम वाटर डेप्थ सप्लाई किया, किसमें, वीट में, तो उनकी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ज्यादा। मतलब उन्होंने काम कम किया, उनको मिला ज्यादा, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमेशा ध्यान रखना इस चीज का। बोल सकते हैं फिर हम कि जब भी नोट पॉइंट में कभी कभार ये ऐसे पूछ लेता है, दोनों तरीके से लिख लेंगे, ठीक है। तो डेप्थ ऑफ वाटर हैज inverse relationship with प्रोडक्टिविटी के साथ कैसा है उसका इनवर्स रिलेशनशिप है, ठीक है। तो जरा देख लेते हैं क्या है इसका मतलब। यानी यार एक तो ये, यानी कि मतलब वाटर डेप्थ कम, इनवर्स है ना, तो प्रोडक्टिविटी क्या है, ज्यादा। वाटर डेप्थ आपने सप्लाई की ज्यादा, मेहनत बहुत ज्यादा की, पैदावार आपकी कम हुई, तो इसका मतलब है इसमें प्रोडक्टिविटी क्या है, कम। तो हमेशा जो फार्मर होता है वो इस टाइप की क्रॉप को ग्रो करना चाहता है जिसमें हमेशा क्या हो, आपकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा निकल के आए, यानी कि आप उसको मेहनत कम करनी पड़े, सिंपल सी बात है, ठीक है। ओके। सर सर यहाँ पे वाटर डेप्थ को हम लोग डेल्टा नहीं बोलेंगे क्या सर? हाँ हाँ, डेल्टा बोल सकते हो आप, क्यों नहीं बोल सकते डेल्टा। वाटर डेप्थ जो सप्लाई होती है वो डेल्टा ही है मेरे भाई, डेल्टा है वो। आगे पढ़ेंगे हम उसको, डेल्टा क्या होता है। डेल्टा ड्यूटी का क्वेश्चन तो पक्का होगा, वो तो होगा ही होगा, जब हम तीसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। कुछ नहीं होगा तो डेल्टा ड्यूटी तो होगा ही होगा, 100% है। मतलब ज्यादातर क्वेश्चन डेल्टा ड्यूटी पहला चॉइस रहेगा, फिर दूसरा चॉइस में ये पहला चैप्टर भी आ जाता है, फिर आपका क्रॉस ड्रेनेज वर्क भी आ जाता है, कैनाल डिजाइन भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें उसको पूछ लेंगी, तो हर एक चीज हम देखेंगे, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है भाई सबको, बताओ जल्दी। सर हाँ और सर ये एक बार समझा दीजिए ना सर, वो जो एग्जांपल लेके आपने बोला था ना, ईल का जो 3 एरिया लेयर थे सर। अच्छा, ये वाला। हाँ सर, एक बार ग्राफ समझ में आ गया हाँ सर, इसी वो। हाँ हाँ, मैं ये बोल रहा हूँ, देख, यहाँ पे तुम्हारा लैंड है और इसका एरिया है ए, मान लो 1 हेक्टेयर एरिया है, ये भी 1 हेक्टेयर एरिया, 1 हेक्टेयर एरिया, 1 हेक्टेयर एरिया। आपने इसमें क्रॉप उगाया और वो उगाया वीट, वीट डाला आपने, गेहूं उगाया, यहाँ पे गेहूं उगाया, गेहूं उगाया। आपने इसको थ्रू आउट द पीरियड, 3 महीने तक चलता है गेहूं का पीरियड, आपने इसमें डाला 35 सेंटीमीटर, इसमें डाला 40 सेंटीमीटर, इसमें डाला 45 सेंटीमीटर। पर वीट को कितना चाहिए होता है, 40 सेंटीमीटर। इस पे उसकी मैक्सिमम प्रोडक्शन हुई। तो जैसे आपने फसल काटी, इसके अंदर हुआ आपका 9 कुंटल गेहूं, 9 कुंटल, 9 बोरी गेहूं हुआ, इसमें 10 बोरी गेहूं हुआ, 10 कुंटल हुआ, इसमें भी 8 8 कुंटल हुआ। तो जहां पे प्रोडक्शन, सेम एरिया के ऊपर प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है, उसे बोलते हैं ईल्ड, उसे बोलते हैं ईल्ड। वो टर्म क्या होगी, ईल्ड। यानी मैं बोलूंगा इस एरिया से मुझे मैक्सिमम ईल्ड मिली, तो ऑब्टेनिंग मैक्सिमम ईल्ड मतलब है कि इस सेम एरिया पे मेरे को मैक्सिमम ईल्ड मिली। यानी ये क्यों हुआ, क्योंकि मैं इरिगेशन की वजह से 40 सेंटीमीटर दे पाया। अब बारिश कम हुई तो कम भी हो सकता है, ज्यादा हो गई तो ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन इरिगेशन एग्जैक्ट अमाउंट जितना रिक्वायर्ड होता है उतना देता है, जिसकी वजह से हमेशा आपकी प्रोडक्शन ज्यादा होगा। प्रोडक्शन ज्यादा मतलब मैक्सिमम ईल्ड आपको मिलने वाली है, ये मतलब है इसका। जी सर, जी सर, समझ में आ गया। हाँ भाई, इतना क्लियर है सबको, जल्दी बताओ। हम्म, ये रॉफिस इन्होंने लेट में ज्वाइन किया क्या, हेमंता, हेमंता, सर हेमंत कहाँ। हाँ
पहले से ज्वाइन किया सर। अच्छा, पहले से ज्वाइन किया, ठीक है। और ये जहांगीर कौन है? हेलो सर। न्यू हेलो। स्टूडेंट है क्या? नहीं सर, पुराना ही हूँ, लेकिन मैं ऑफलाइन क्लास कर रहा था। एक्चुअली मैं अच्छा, पहले एक ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था, तो उस टाइम पे मैं ज्वाइन नहीं कर पाया, तो मैंने फिर कोई कुछ नहीं, दिन कोई पहले नहीं। रिजाइन किया, तो उसके बाद अभी मतलब फिर से चालू किया। ठीक है, ठीक है, कोई नहीं। तो रेगुलर करना क्लास, फायदा तभी है भाई। हाँ हाँ हाँ, यस सर, यस। और सर इसमें जो प्रोडक्टिविटी टेबल जो बनाया है अपने, उसमें जो हाँ प्रोडक्टिविटी की वैल्यू है 120, हाँ, 37.5 एंड 90, सर वो वैल्यू हाँ, मतलब कैसे ये कैलकुलेट किया निकाला। फिर अपने? ये देखो, यहाँ पे क्या है, ये है कुंटल हम्म, पर हेक्टेयर, कुंटल पर हेक्टेयर। नीचे क्या है, ये देखो एमएम में। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस इसको कुंटल को, इसको मल्टीप्लाई कर दो कितने से, कुंटल को मैंने उसमें चेंज कर दिया केजी में, चेंज कर दो, अच्छा। कितना हो जाएगा ये, 1000 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, ये 1000 हाँ। सेंटीमीटर को एमएम में कर दे, इसको एमएम में कन्वर्ट कर दे 400, तो इसको अच्छा अच्छा डिवाइड कर, अच्छा, 50,000 डिवाइड किया, डिवाइडेड ओके बाय ओके। 400, तो इतना ही आएगा। ओके सर, ओके। हाँ, ठीक। चलो भाई, ठीक है, फिर 8 बजे से तुम्हारी नेक्स्ट क्लास है, कल मिलते हैं। तो कल अभी शेड्यूल्ड है क्लासेस सारी, तो कल टाइम पे करेंगे स्टार्ट, ठीक है? ओके सर। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नहीं सर। ठीक है, चलो, टेक केयर, बाय, गुड नाइट, कल मिलते हैं सेम टाइम। गुड नाइट सर।